हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक गैसियस स्टेट का लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों ने इससे पहले के लेक्चर में चार्ल्स लॉ, बायल्स लॉ, अवोगाद्रोज लॉ और यहाँ पर आपने साथ ही साथ गेल-स्टोक्स लॉ के बारे में पढ़ा था। अब हम यहाँ पर जो आइडियल गैस इक्वेशन है इसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक है, अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें, हेडिंग है आपका आइडियल गैस इक्वेशन, इसे हम क्या कहते हैं, आदर्श गैस समीकरण का नाम देते हैं। तो द सिंपल गैस लॉज रिलेटिंग गैस वॉल्यूम टू प्रेशर, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ गैस रिस्पेक्टिवली आर रिलेटेड बिलो। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो प्रेशर है, ठीक है, जो आपका वॉल्यूम है, जो टेम्परेचर है और यहाँ पे अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस है या गैस है, इन तीनों चारों में अगर हम क्या एक तरीके से रिलेशन देखें तो रिलेशन कैसे आएगा, इसके लिए यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं आपको। तो जैसा कि बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा है कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम, ठीक है, जो प्रेशर है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर और गिवन मास के लिए हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। N एंड T इसके लिए क्या होते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट होते हैं, यानी कि नियत होते हैं। तो N और T जब कांस्टेंट है तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/V। इसे हम क्या कहते हैं, बॉयल्स लॉ का नाम देते हैं। ठीक है, किसका नाम देते हैं, बॉयल्स लॉ का नाम देते हैं। जनरली इसे हम V इनवर्सली प्रोपोर्शनल P भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम चार्ल्स लॉ की बात करें, चार्ल्स लॉ की बात करें तो V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि जो वॉल्यूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एब्सोल्यूट टेम्परेचर के होता है, और ऐसे समय में N और P जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट रहने चाहिए। साथ ही साथ नेक्स्ट यहाँ पर वो है अवोगाद्रोज लॉ। गाद्रोज लॉ, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, यानी कि अमाउंट ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जहां पे अगर हम देखें तो टेम्परेचर और प्रेशर जो है ये क्या है, कांस्टेंट है। टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाद्रो लॉ, ये तीन लॉ मिला करके अगर हम इन तीनों को एक साथ मिला दें, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों को अगर हम एक साथ मिला दें तो ऐसे समय में V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल NT अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, P। V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल NT अपॉन P। और जब भी कभी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक सिंबल आता है जिसका नाम R है, और आपका ये हो गया nRT अपॉन P। और यहीं से अगर आप देखेंगे तो R को हम जनरली क्या बोलते हैं, आइडियल गैस कांस्टेंट का नाम देते हैं, आइडियल गैस कांस्टेंट, या जिसे हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का भी नाम देते हैं, यानी कि आदर्श गैस नियतांक कहते हैं। और जहां से अगर हम PV की बात करें तो यहां से हम PV इक्वल टू nRT क्या मिलेगा आपको, PV इक्वल टू nRT। तो PV इक्वल टू जो nRT आपको मिला है ये एक आइडियल गैस इक्वेशन है। ठीक है, जहां पे R को हम आइडियल गैस कांस्टेंट का नाम देते हैं। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है ये आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेसेस द्वारा फॉलो किया जाता है, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस द्वारा फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आइडियल गैस इक्वेशन, यानी कि PV इक्वल टू nRT जहां पर है उसको हम क्या कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन या आदर्श गैस समीकरण का नाम देते हैं। जहां पे P क्या है, यहाँ पर P को हम जनरली क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। V को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम। N को अगर हम बात करें तो इसे हम अमाउंट ऑफ गैस का नाम देते हैं। R को यहाँ पे आइडियल गैस कांस्टेंट, और कैपिटल T को यहाँ पे जनरली हम क्या कहते हैं,
टेम्परेचर यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर का हम नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर का नाम देते हैं। और जो इक्वेशन है ये जनरली आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस प्रोसेस को भी फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, वो है आइडियल गैस कांस्टेंट के बारे में, उसके नेचर और बाकी सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो उसकी वैल्यू और यहाँ पे नेचर के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे नेचर एंड वैल्यू ऑफ आर। नेक्स्ट है नेचर एंड वैल्यू ऑफ आर। कैपिटल आर को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहते हैं। ठीक है, नेचर एंड वैल्यूज ऑफ आर, नेचर एंड वैल्यूज ऑफ आर। ठीक है, यानी कि आर की क्या वैल्यू है, नेचर क्या है। जैसे कि आर इक्वल टू, आपको पता है पीबी अपॉन एनटी, क्योंकि आपने पढ़ा है पीबी इक्वल टू एन आर टी, तो यहां से आर इक्वल टू हो जाएगा पीबी अपॉन एन टी। ठीक है, आर इक्वल टू क्या हो गया, पीबी अपॉन एन टी यहाँ पे हो जाएगा। और यहीं पे अगर आप पी मतलब प्रेशर, वी का मतलब वॉल्यूम, एम का मतलब एन का मतलब मोल और टी का मतलब क्या है, टेम्परेचर। तो इसको हम जनरली क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन मोल इनटू टेम्परेचर। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन मोल इनटू टेम्परेचर, ये इसकी अगर देखा जाए तो टर्म्स मैंने बता दिए। प्रेशर को हम जनरली क्या करते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, क्या कह सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर को जनरली हम फोर्स अपॉन एरिया, और वॉल्यूम साथ में है, साथ ही साथ आपका यहाँ पे मोल इनटू क्या है, टेम्परेचर। एरिया अगर देखेंगे तो L इंटू वी, यानी कि 2 बार लंबाई को आपस में मल्टीप्लाई करने से एरिया बनता है, और वहीं पे 3 बार जो लेंथ है उसको, यानी कि लेंथ की जो एक तरीके से अगर देखा जाए पैमाना है, उसको मल्टीप्लाई करने से वॉल्यूम बनता है। तो एरिया और वॉल्यूम को अगर हम कट करें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लेंथ बचेगा। क्या बचेगा, लेंथ बचेगा। तो यहां से मिलेगा फोर्स इंटू लेंथ अपॉन मोल इनटू टेम्परेचर। और जैसा कि आपको पता है कि वर्क डन का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो लेंथ एक तरीके से अगर देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर कर सकते हैं। तो फोर्स इनटू लेंथ इक्वल टू हो गया वर्क या एनर्जी। तो फोर्स इनटू लेंथ क्या हो गया, वर्क ओवर और एनर्जी डिवाइडेड बाय मोल इनटू टेम्परेचर। ठीक है, यहां से आ गया किसके बारे में, आर के बारे में मैंने आपको यहां से बताया। तो यहां से आपको ये पता चलता है कि जो आर है उसकी यूनिट को वर्क या एनर्जी मोल पर केल्विन के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। किस फॉर्म में, इसको हम अगर देखा जाए तो इसकी यूनिट जो है इसे हम एनर्जी व वर्क, एनर्जी या वर्क, ठीक है, मोल इनवर्स, साथ ही साथ टेम्परेचर इनवर्स के टर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम आर की वैल्यू की बात करें तो आर की वैल्यू यहां पर है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम की यूनिट लीटर, प्रेशर की यूनिट एटीएम, मोल पर नीचे है तो पर मोल, और यहाँ पे टेम्परेचर पर केल्विन। तो ये आपका यहाँ पे वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे आर की वैल्यू 0.0821, यहीं पे
इसकी कुछ और भी वैल्यूज हैं। 8.3143 जूल के टर्म में, यानी कि एनर्जी के टर्म में, जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन, ये इस टर्म में हो सकता है 8.3143। यहीं पे न्यूटन मीटर मोल केल्विन में भी यही वैल्यू होगी 8.3143 न्यूटन मीटर मोल पर केल्विन। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो यही चीज आपका किलो पास्कल पर सेंटीमीटर पर मीटर क्यूब यानी कि डेसीमीटर क्यूब, और साथ ही साथ यहाँ पे पर मोल पर केल्विन 8.3143। अगर ये वैल्यू आप देखेंगे तो किलो पास्कल, ठीक है, जो कि प्रेशर की यूनिट होगी, और वहीं पे वॉल्यूम जो है वो आपका हो गया है डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। साथ ही साथ यहीं पे इसकी जो वैल्यू है ये सेंटीमीटर क्यूब में भी अगर आप इसकी यूनिट लीटर की रखते हैं, ठीक है, तो ये भी हो सकता है R इक्वल टू 8.3143 पास्कल। यहाँ पे जो प्रेशर है उसको आप मेगा पास्कल में, और साथ ही साथ यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स के टर्म में रख सकते हैं। साथ ही साथ कैलोरी के फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो 1.99 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, जनरली इसको हम 2 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? जनरली इसकी वैल्यू 2 हम लोग लेते हैं कैलोरी के फॉर्म में। इसकी R की जो वैल्यू है वो हम जनरली कितना कंसीडर करते हैं? 2 कंसीडर करते हैं। गैस कांस्टेंट अगर हम देखें तो गैस कांस्टेंट R फॉर अ सिंगल मॉलिक्यूल इज नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यानी कि अगर सिंगल मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल के लिए अगर देखा जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का नाम देते हैं। तो जनरली अगर सिंगल मॉलिक्यूल का गैस कांस्टेंट देखेंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का नाम देते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है। तो आपको ये समझ में आ गया कि जो आइडियल गैस कांस्टेंट है, या जैसे हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का भी नाम देते हैं सार्वत्रिक गैस नियतांक। तो सार्वत्रिक गैस नियतांक यानी कि जो R की वैल्यू है ये एनर्जी के टर्म में भी लिखी जा सकती है, और न्यूटन मीटर बाकी का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म में भी लिखी जा सकती है। ठीक है, तो यहीं पे अगर हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की बात करें तो R/N होता है, यानी कि आइडियल गैस कांस्टेंट फॉर सिंगल मॉलिक्यूल। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कह सकते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट। यहाँ Na है कांस्टेंट फॉर सिंगल मॉलिक्यूल। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो R है इसकी कुछ वैल्यू है, कितना है? 0.0821। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो 8.314 इंटू 10 की पावर 7 R टर्म में भी लिख सकते हैं 8.314। और जो ये Na है इसको अवोगाद्रो नंबर कहते हैं 0.6023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो एक मॉलिक्यूल का यहाँ पे आपको वैल्यू पता चलेगा, और वो कितना होता है? 1.38 इंटू 10 की पावर -23। 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जूल पर मोल पर केल्विन, यानी कि मोल इनवर्स। ठीक है, डिग्री इनवर्स, मोल इनवर्स डिग्री इनवर्स। ठीक है, ये किसकी वैल्यू होती है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जूल मोल इनवर्स डिग्री इनवर्स। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करें तो मास, मॉलिक्यूलर वेट और डेंसिटी ऑफ गैस की वो भी किसके द्वारा? गैस इक्वेशन के द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आप समझ गए हैं। अब हम यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन द्वारा मास, मॉलिक्यूलर वेट, डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो PV इक्वल टू nRT, जहां पे
पीबी इक्वल टू क्या होता है nRT, और अगर हम इसको लिखना चाहें तो पीबी इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M RT भी हम लिख सकते हैं। n मतलब नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स में जो स्मॉल m है इसको बोलते हैं मास ऑफ द गैस, स्मॉल m जो है इसको बोलते हैं मास ऑफ द गैस, और यहीं पे जो कैपिटल M लिखा है इसको हम मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस का नाम देते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो यहां से जनरली आप मास साथ ही साथ डेंसिटी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां से आप मास निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला हो जाएगा, इसको आप इधर भेजेंगे तो mRT अपॉन क्या होगा PV, mRT अपॉन PV। इसी के साथ साथ डेंसिटी की अगर हम बात करें तो डेंसिटी इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा PM अपॉन RT, ठीक है। क्या हो जाएगा PM अपॉन RT, डेंसिटी इक्वल टू PM अपॉन RT। रीजन क्या है, M अपॉन V को हम क्या बोलते हैं डेंसिटी का नाम देते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू क्या कहलाता है डेंसिटी कहलाता है। तो मास अपॉन वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं डेंसिटी का नाम देते हैं, और इसको दिखाने का तरीका तो डेंसिटी इक्वल टू PM अपॉन RT। यहीं से आप स्मॉल m की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, किसकी वैल्यू स्मॉल m की भी वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि गिवन मास है उसकी भी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डेंसिटी ऑफ अ गैस एट STP आपको निकालना हो, ठीक है। कहाँ पे STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जब भी कभी आप डेंसिटी निकालते हैं वो भी किसका गैस का, तो मोलर मास अपॉन 22.4, ठीक है। कितना होगा डेंसिटी ऑफ अ गैस एट STP बराबर मोलर मास डिवाइडेड बाय 22.4, ठीक है। ये हो गया आपका कब डेंसिटी ऑफ गैस कहाँ पे STP पे। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ठीक है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, नेक्स्ट टॉपिक Dalton's law of partial pressure। पार्शियल प्रेशर यानी कि डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। डाल्टन के आंशिक दाब के नियम की अगर हम बात करें तो इस नियम के अनुसार अगर हम देखें when two or more gases which do not react chemically are kept in closed vessel, यानी कि ऐसे गैसेज हमारे पास हैं जो कि एक साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, यानी कि उनमें रिएक्शन नहीं होता है, और उनको हमने एक साथ किस में रखा है क्लोज्ड वेसल में रखा है। यानी कि टू और मोर गैसेज विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली, रासायनिक रूप से एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करती हैं, आर केप्ट इन अ क्लोज्ड वेसल, the total pressure exerted by the mixture is equal to the sum of the partial pressure of individual gases। मतलब यहाँ पे समझिएगा कि डाल्टन के पार्शियल प्रेशर का जो एक तरीके से लॉ है उसमें यहाँ पर टू और मोर नॉन रिएक्टिव गैसेज ली गई हैं, नॉन रिएक्टिव gases are mixed in a closed vessel, यानी कि अगर देखा जाए तो दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिव गैसेज जो हैं वो एक क्लोज्ड वेसल में बंद हैं, ठीक है। और जो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर है, ठीक है, तो ऐसे समय में
total pressure, then total pressure exerted by mixture of gas, total pressure exerted by mixture of gas will be equal to sum of pressure of इंडिविजुअल गैस। वो भी अगर देखा जाए तो टोटल प्रेशर जो एक्सर्टेड बाई किसके द्वारा होता है, मिक्सचर द्वारा होता है, वो इक्वल किसके होता है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस। यानी कि ये जो प्रेशर है एक तरीके से कैसा होगा, पार्शियल प्रेशर होगा, यानी कि पर्टिकुलर एक गैस के कारण अगर हम देखें तो सबका पार्शियल प्रेशर निकाला जाता है, उसी के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि अगर हमारे पास मान लेते हैं कई सारे गैसेज मिक्स किए गए हैं तो यहाँ पे जो टोटल प्रेशर होगा P टोटल, इट विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। ये आपका टोटल गैस के अकॉर्डिंग होगा, जहाँ पे P1 P2 P3 क्या है, ये गैस के पार्शियल प्रेशर है, वो भी कौन से गैस नंबर 1 2 3 का पार्शियल प्रेशर है। ये जो आप P1 देख रहे हो, P2 देख रहे हो, P3 देख रहे हो, ये सभी के सभी कैसे हैं, पार्शियल प्रेशर है, जिसे हम आंशिक दाब का नाम देते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम पार्शियल प्रेशर की बात करें तो पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर exerted by a gas when it is present alone in the same container and at the same temperature। यानी कि अगर हमारे पास पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन पूछी जाए तो पहली बात तो ये समझिए, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि हमारे पास दो या दो से ज्यादा गैसेज हो जिनको हम क्लोज्ड वेसल में एक साथ मिक्स कर दें, मिक्स करने का मतलब उनमें रिएक्शन ना हो, तो ऐसे समय में जो टोटल उनका जो प्रेशर होता है जो कि एक मिक्सचर द्वारा एक्सर्ट किया जाता है, तो टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर, यानी कि जो एक तरीके से नॉन रिएक्टिव गैसेस का जो मिक्सचर है उसके द्वारा जो टोटल प्रेशर लगाया जा रहा है वो उन सभी गैसेस के इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। यानी कि प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के योग के बराबर यहाँ पे कुल दाब आएगा जो कि गैस द्वारा लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला भी लिख दिया, P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर पार्शियल प्रेशर के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पार्शियल प्रेशर किसे कहते हैं। अगर पार्शियल प्रेशर की बात करें तो ये एक ऐसा प्रेशर है जो कि गैस द्वारा लगाया जाता है इंडिविजुअली बाय गैस, यानी कि हर एक गैस द्वारा लगाया जाता है, जबकि कब वो एलोन प्रेजेंट हो और साथ ही साथ सेम कंटेनर में सेम टेम्परेचर पर हो। यानी कि पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर it is the pressure exerted by gas alone present in the same container at same temperature। ठीक है, मतलब समान ताप पर समान कंटेनर यानी कि बर्तन में अगर हम उस गैस का पार्शियल प्रेशर देखें जिसको हम एक साथ देख रहे थे, तो उसको हम निकालने का यही तरीका है कि जो पार्शियल प्रेशर है वो प्रत्येक गैस का देखा जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर का नाम देते हैं। और पार्शियल प्रेशर जो है वो आपका कैसे निकलेगा, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ that gas into
P टोटल, यानी कि जो टोटल प्रेशर है उस टोटल प्रेशर में हम उस गैस का मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई कर दें तो इसी को हम क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का नाम देते हैं। मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका है, मान लेते हैं सपोज दैट आपने एक मिक्सचर लिया है, उस मिक्सचर में कई सारे गैसेज हैं और N1 है, N2 है, N3 है, मतलब 3 गैसेज मिक्स किए हैं मान लेते हैं और प्रत्येक का जो टोटल प्रेशर है अगर देखा जाए तो P टोटल है, और साथ ही साथ ये 3 गैसेज हैं जो कि नॉन रिएक्टिव है, एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करेंगी। तो ऐसे समय में अगर हम पार्शियल प्रेशर देखें, पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस जिसका मोल कितना है, N1 है, तो P1 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा उसके मोल फ्रैक्शन, और जैसा कि मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका आपको पता है कि N1 अपॉन टोटल N1 प्लस N2 प्लस N3, यानी कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसके मोल ऊपर और टोटल मोल से हम डिवाइड कर देते हैं इनटू P टोटल, ये आपको यहाँ पे मिल गया। तो P टोटल ये आपका हो गया। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस अगर हम देखें तो P1 इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू P टोटल, ये आपका यहाँ पे पहले का पार्शियल प्रेशर निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहीं पे अगर हम टोटल प्रेशर की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि अगर नंबर ऑफ गैसेज में वॉल्यूम जो है वो V1 V2 V3 और प्रेशर कितना है P1 P2 P3 है, आर मिक्स टुगेदर इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V, देन अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि जो गैसेज हैं उन गैसेज का अलग अलग वॉल्यूम है और उसी के साथ साथ उनका अलग अलग पार्शियल प्रेशर भी है। तो ऐसे समय में मिक्सचर का जो प्रेशर है वो कैसे निकालेंगे, इसके लिए यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो ध्यान से समझिएगा कि मान लेते हैं अगर गैसेज हमारे पास हैं, इफ गैसेज having volume V1, V2, V3 and pressures, और इनका पार्शियल प्रेशर क्या है, प्रेशर P1, P2, P3. If gases having volume V1, V2, V3 and partial pressures P1, P2, P3 are mixed in a container of volume V, are mixed in a container of volume V, यानी कि वॉल्यूम V के कंटेनर में इनको क्या किया गया, मिक्स किया गया है। तो ऐसे समय में जो टोटल यहाँ पे होगा P टोटल इक्वल टू ये हो जाएगा P1 V1 प्लस P2 V2 प्लस P3 V3 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि अगर देखा जाए तो टोटल वॉल्यूम जितना होगा इससे हम इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया आपका एक तरीके से टोटल प्रेशर निकालने का तरीका। या यहीं पे अगर आप देखेंगे तो टेम्परेचर आपने समान रखा है, तो P1 V1 इक्वल टू N1 RT, यहाँ पे हो जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3, ऐसे जितने भी होंगे ऐड होते चले जाएंगे, साथ ही साथ RT अपॉन V आपको मिलेगा जो कि P टोटल यानी कि टोटल प्रेशर की वैल्यू है। जहां से आप निकालोगे तो उसको कैसे निकाल सकते हो, PV इक्वल टू NRT से निकाल सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो गैसेज हमने ली हैं जिसका वॉल्यूम V1 V2 V3 है और पार्शियल प्रेशर P1 P2 P3 है, साथ ही साथ मोल्स भी उनके डिफरेंट हैं, लेकिन टेम्परेचर हमने क्या लिखा है, समान टेम्परेचर सेम टेम्परेचर पे लिया है। ठीक है, तो ऐसे समय में जब आप इसको लिखेंगे तो P टोटल इक्वल टू ये हो गया आपका P1 V1, जो कि आपको पता है कि पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए ऐसे करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे P1 V1 P2 V2 P3 V3, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे P1 V1 इक्वल टू N1 RT
P2V2 इक्वल टू N2RT, ठीक है। P3V3 अगर देखा जाए तो इक्वल टू N3RT, ऐसे भी हम लिख सकते थे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो RT कॉमन हो गया, बाकी चीजें N1 प्लस N2 प्लस N3 आपको यहाँ पे मिलेंगी, तो RT अपॉन V, तो यहाँ से आपको मिला NRT अपॉन V, P टोटल इक्वल टू NRT अपॉन V। यहाँ पे N क्या है, टोटल गैस का मोल, यानी कि जो टोटल मोल है गैस का उसको आप रखेंगे, तो ऐसे समय में P टोटल यानी कि जो नंबर ऑफ गैसेज हैं उनके जो टोटल प्रेशर है उसको निकालने का तरीका हो गया NRT अपॉन V, नीचे वॉल्यूम रखना है और इसको यहाँ से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। यहीं पे अगर हम डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर की बात करें तो इसका यूज कहाँ है, एप्लीकेशंस कहाँ है, इसके बारे में बात कर लेते हैं हम आपसे, ठीक है, कि डाल्टन्स का जो पार्शियल प्रेशर है इसका मेनली यूज कहाँ पे होता है, एप्लीकेशंस। तो अगर डाल्टन के पार्शियल प्रेशर की बात करें तो इस लॉ का यूज हम जनरली कुछ रिलेशनशिप निकालने के लिए करते हैं, जैसे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैस, ठीक है, इसको हम निकालने के लिए करते हैं। एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें, इनका अनुप्रयोग कहाँ पे है, एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं, तो अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो जनरली हम इसका सबसे पहला है वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैस, मिक्सचर ऑफ गैस निकालने के लिए हम करते हैं जनरली, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैस, यानी कि गैस के मिश्रण में किसी गैस का मोल प्रभाज निकालने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और यहां से निकालने का फॉर्मूला होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, यानी कि अगर हम गैस 1 की निकाल सकते हैं तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर भी गैस 1 का रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसको डिवाइड करेंगे किससे, टोटल प्रेशर से, इसको हम टोटल प्रेशर से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1, हमें पहले गैस का आंशिक दाब चाहिए, उसके साथ साथ हम उसको टोटल से डिवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ अगला है परसेंटेज ऑफ अ गैस इन मिक्सचर, दूसरा है परसेंटेज ऑफ अ गैस इन मिक्सचर, ठीक है। अगर हमें परसेंटेज किसी गैस का निकालना हो किसी मिक्सचर में तो इसके लिए फॉर्मूला है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, गैस का नाम मान लो 1 है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 डिवाइडेड बाई P टोटल इंटू 100, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा, परसेंटेज ऑफ गैस इन मिक्सचर का है। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रेशर ऑफ ड्राई गैस निकालने का, ठीक है, वो भी किसके ऊपर, वाटर के ऊपर, कलेक्टेड ओवर वाटर, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कलेक्टेड ओवर वाटर, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कलेक्टेड ओवर वाटर, ठीक है। यानी कि वाटर के प्रेजेंस में हमें जनरली क्या करना है, ड्राई गैस का प्रेशर कैलकुलेट करना है, यानी कि व्हेन अ गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर इट बिकम्स मॉइस्ट ड्यू टू वाटर वेपर विच एक्सर्ट्स इट्स ओन पार्शियल प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर ऑफ द गैस, यानी कि जब भी कभी हम वाटर के ऊपर ड्राई गैस का वेपर प्रेशर निकालते हैं या प्रेशर निकालते हैं, यानी कि जब भी कभी हम गैस को कलेक्टेड ओवर वाटर यानी कि वाटर के साथ प्राप्त करते हैं तो ऐसे समय में वाटर वेपर के कारण ये गैस कैसी हो जाती है, मॉइस्ट हो जाती है, जो कि अपना खुद का भी एक प्रेशर अप्लाई करता है वाटर वेपर। तो ऐसे समय में हम जनरली ड्राई गैस का जब प्रेशर निकालते हैं तो इसे हम एक्वस टेंशन का नाम देते हैं, यानी कि अगर हम बात करें तो
दिस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड एक्वस टेंशन, यानी कि ड्राई गैस प्लस, यानी कि हमारे पास गैस था, उस गैस को अगर हम वाटर वेपर से मिक्स कर दें तो मॉइस्ट में हो जाएगा, यानी कि मॉइस्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और मॉइस्ट गैस की अगर हम बात करें तो उसको एक तरीके से, यानी कि ड्राई गैस का अगर निकालना चाहें तो मॉइस्ट गैस में जो वाटर का प्रेशर होता है उसी को हम एक्वस टेंशन का नाम देते हैं, लेकिन उसको निकालने का तरीका होता है P ड्राई गैस, प्रेशर किसका, ड्राई गैस का, यानी कि P ड्राई गैस इक्वल टू होता है P टोटल गैस, या यहाँ पे अगर देखा जाए तो मिक्स्ड गैस साथ ही साथ माइनस वाटर वेपर, P टोटल माइनस P किसका, वाटर वेपर का, यानी कि किसका, टोटल प्रेशर माइनस वाटर वेपर का, यहाँ पे प्रेशर हम माइनस कर दें तो ऐसे समय में हमें ड्राई गैस का क्या मिल जाएगा, ड्राई गैस का यहाँ पे प्रेशर मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ अगला है रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी कि इसके द्वारा हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी निकाल सकते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अगला एप्लीकेशन है वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इन एयर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसे हम क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इन एयर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। पार्शियल प्रेशर अगर देखें तो जनरली रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए भी पार्शियल प्रेशर, यानी कि डाल्टन्स का पार्शियल प्रेशर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इन एयर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये हो गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला यहाँ पे होता है। इसी के साथ साथ अगला हम यहाँ पे बात करेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन के बारे में। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि आपका जो मैं बता देना चाहूंगा कि जो आपका डाल्टन्स एटॉमिक अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो डाल्टन्स का पार्शियल प्रेशर की जो लॉ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं जनरली उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो फॉर्मूले को, जितने फॉर्मूले भी मैंने पढ़ाए हैं वो सभी फॉर्मूले आप आसानी से देखिएगा, पढ़िएगा, उसको नोट करते चलिएगा ताकि आपको एग्जाम्स में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, इसी के साथ साथ नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वो है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन, यानी कि ग्राहम का जो नियम है वो किसके लिए, डिफ्यूजन के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है वो है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। Graham's law of diffusion and effusion। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अगर हम ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन की बात करें तो जनरली डिफ्यूजन किसे कहते हैं, तो डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस स्प्रेडिंग and intermixing of gases to form homogeneous mixture irrespective of force of gravity। यानी कि डिफ्यूजन एक ऐसा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसके द्वारा जनरली स्प्रेडिंग एंड इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस किया जाता है टू फॉर्म होमोजेनस मिक्सचर
इररिस्पेक्टिव ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी के फोर्स को हम यहाँ पे अगर नेग्लेक्ट कर दे तो एक होमोजीनियस मिक्सचर बनना किसको कहते हैं, डिफ्यूजन को कहते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजन एक कैसा प्रोसेस है, यहाँ पे डिफ्यूजन जो है ये आपका स्पॉन्टेनियस, कैसा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंतर्गत अगर देखा जाए तो स्प्रेडिंग एंड इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस आता है। इस स्पॉन्टेनियस के अंतर्गत स्प्रेडिंग एंड इंटरमिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, और ये क्या करते हैं, होमोजेनस नेचर को फॉर्म करते हैं। होमोजेनस नेचर ये क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्प्रेडिंग मिक्सचर ऑफ गैसेस टू फॉर्म होमोजेनस मिक्सचर, और इस पर ग्रेविटी का किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं देखा जाता है। यहीं पे इफ्यूजन की बात करें तो इफ्यूजन जो है एक तरीके से एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी कहां से, थ्रू अ टिनी होल सच एज पिन होल इन अ बलून। ठीक है, इफ्यूजन क्या है, इफ्यूजन जो है ये क्या है आपका, अगर देखा जाए तो एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल, एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू अ टाइनी होल, इसी को हम क्या कहते हैं, एफ्यूजन का नाम देते हैं। ठीक है, यहीं पे नेक्स्ट अगर हम देखें तो ऑल गैसेज, जितने भी गैसेज होते हैं, स्पॉन्टेनियसली डिफ्यूज इनटू वन अनदर व्हेन दे आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट, यानी कि जितने भी गैसेज होते हैं वो एक दूसरे में डिफ्यूज होते हैं स्पॉन्टेनियसली, यानी कि स्वतः डिफ्यूज होते रहते हैं जब भी कभी उनको एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पे देखेंगे तो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन की बात करें तो जैसा कि मैंने डिफ्यूजन के बारे में आपको बताया कि ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा गैसेज जो होते हैं उनको इंटरमिक्स करते हैं, आपस में मिलाते हैं, और इंटरमिक्स करने से होमोजीनस मिक्सचर यहाँ पे बनता है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो इसमें हम जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है या जिसको गुरुत्वाकर्षण बल का नाम देते हैं, इसको हम छोड़ करके बाकी चीजों को हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। वहीं पे इफ्यूजन की जैसे की बात मैंने की, इफ्यूजन का मतलब होता है छोटे से होल से गैस का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, इफ्यूजन का नाम देते हैं। यहीं पे नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे इसके अंतर्गत बात करेंगे वो है कि ऑल गैसेज स्पॉन्टेनियसली डिफ्यूज इनटू वन अनदर व्हेन दे आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट, यानी कि ऑल गैसेज अगर देखें जितनी भी गैसेज होती हैं स्पॉन्टेनियसली डिफ्यूज, स्पॉन्टेनियसली डिफ्यूज into one another, यानी कि एक दूसरे में स्पॉन्टेनियसली डिफ्यूज होती हैं when they are brought into contact, when they are brought into contact, जब भी कभी इनको कांटेक्ट में लाया जाता है यानी कि एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो ये गैसेज स्पॉन्टेनियसली डिफ्यूज करती हैं। यहीं पे डिफ्यूजन इनटू अ वैक्यूम विल टेक प्लेस मच मोर रैपिडली देन डिफ्यूजन इनटू अनदर प्लेस, यानी कि वैक्यूम का डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, डिफ्यूजन इनटू वैक्यूम, ठीक है, डिफ्यूजन इनटू वैक्यूम विल टेक प्लेस much more rapidly, ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए
तो वैक्यूम यानी कि निर्वात में जो डिफ्यूजन है, विसरण की क्रिया है, ये बहुत तेजी से होती है, ठीक है, यह अदर प्लेसेस के अकॉर्डिंग। यहीं पे अगर देखें, बोथ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस एंड द रेट ऑफ इफ्यूजन डिपेंड ऑन इट्स मोलर मास, ठीक है, यानी कि अगर हम देखें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन यानी कि विसरण की दर और निर्गमन की दर जो है डिपेंड करती है, यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन डिपेंड ऑन इट्स मोलर मास, डिपेंड ऑन इट्स मोलर मास, यानी कि इसके अगर देखा जाए तो मोलर द्रव्यमान पर निर्भर करती है। यहीं पे लाइटर गैस डिफ्यूज फास्टर देन हैवियर गैसेस, लाइटर गैसेस डिफ्यूज फास्टर देन हैवियर, यानी कि भारी गैसेस से अगर देखा जाए तो जो हल्की गैसेस होती हैं वो जल्दी डिफ्यूज करती हैं, ठीक है, ठीक है। द गैस विच विथ हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हाइड्रोजन, यानी कि अगर सबसे ज्यादा डिफ्यूजन देखा जाए तो वो किसका होता है, हाइड्रोजन गैस का सबसे हाईएस्ट डिफ्यूजन का रेट होता है, हाईएस्ट डिफ्यूजन का रेट होता है, क्योंकि ये सबसे हल्की गैस मानी जाती है, हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्की गैस मानी जाती है। तो अगर हम यहाँ पे ग्राहम्स लॉ देखें, वो भी किसके लिए, डिफ्यूजन और इफ्यूजन के लिए, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, सामान्य दाब तथा यानी कि नियत दाब तथा ताप पर द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ वेपर डेंसिटी, यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन अगर देखा जाए तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन ऑफ अ गैस is inversely proportional to the vapor density of the gas के स्क्वायर रूट के, to the square root of the वेपर डेंसिटी, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ द वेपर डेंसिटी, यही इसका क्या होता है, स्टेटमेंट है, किसके लिए, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन के लिए ये आपका स्टेटमेंट है। यानी कि अगर हम देखें तो इस अगर रेट को हम आर से डिनोट करें तो आर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी, यानी कि जहां पे डी क्या है आपका, यहाँ पे वेपर डेंसिटी है, टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी कि नियत है, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें दो या दो से ज्यादा गैसेस के लिए देखें तो R1/R2 इक्वल टू यहाँ पे होता है अंडर रूट में D2/D1, अंडर रूट में कितना हो गया, D2/D1। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो इज इक्वल टू अंडर रूट में अगर देखा जाए तो मोलर मास पे भी डिपेंड करता है, यानी कि M2/अंडर रूट में M1, ठीक है। तो R1/R2 इक्वल टू अंडर रूट में D2/D1 अंडर रूट में M2/M1 के बराबर होता है, ठीक है। यहीं पे अगर हम देखें तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है इसको हम वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन फॉर डिफ्यूजन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि रेट की जो बात करें इसका मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ
gas diffused, volume of gas diffused upon time taken in diffusion। इसी को हम क्या कहते हैं, रेट यानी कि R से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर हम इसको देखें तो जनरली एक फॉर्मूला और बन सकता है, तो वो है R1 इक्वल टू R1 अपॉन R2 इक्वल टू V1 अपॉन T1 अपॉन V2 अपॉन T2। ये भी एक फॉर्मूला है जो कि वॉल्यूम अपॉन टाइम से रिलेटेड है, ठीक है। साथ ही साथ डेंसिटी के फॉर्म में जैसा कि आपको पता है अंडर रूट में d2 अपॉन d1 है। तो ये था आपका ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जिसके एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशंस के अंतर्गत या अगर हम देखें इनको वॉल्यूम्स के अंतर्गत, तो अगर यहाँ पे व्हेन वॉल्यूम ऑफ द टू गैसेस डिफर एट द सेम टाइम, तो ऐसे समय में T1 और T2 अगर आपस में इक्वल हो तो ऐसे समय में वॉल्यूम के टर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। और वो कौन सा है, अगर वॉल्यूम क्या हो, डिफर हो, वो भी सेम टाइम में, तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू, यहाँ पे जैसा कि आप अंडर रूट में d2 अपॉन d1 पढ़ रहे हैं, ऐसे ही आपका v1 अपॉन v2 भी होगा अंडर रूट में d2 अपॉन d1 यहाँ पे होगा अंडर रूट में d2 अपॉन d1। ये आपका तब लगेगा जब वॉल्यूम से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दो डिफरेंट गैसेस के लिए पूछा जाएगा। वहीं पे सिंस R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, प्रेशर के, ठीक है। तो जब प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तब की बात कर रहे हैं हम, तो ऐसे समय में R1 अपॉन R2 इक्वल टू यहाँ पे आपका हो जाएगा P1 अपॉन P2 अंडर रूट में M2 अपॉन M1। कितना हो जाएगा, P1 अपॉन P2 अंडर रूट में M2 अपॉन N1। यानी कि जब प्रेशर क्या हो, प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, व्हेन प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट यानी कि प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तब की बात कर रहे हैं, तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू P1 अपॉन P2 अंडर रूट M2 अपॉन M1 यहाँ पे होता है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशंस के अंतर्गत इसका जनरली हम प्रयोग करते हैं वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए, ठीक है, वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ मार्स गैस इंडिकेटर और माइंस में इसका प्रयोग किया जाता है ताकि गैस जो माइंस में है कहीं डिफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं, इसका पता करने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ एटमोलिसिस यानी कि एटम को अलग करने के लिए, यानी कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू गैसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट रेट ऑफ डिफ्यूजन ड्यू टू डिफरेंस इन देयर डेंसिटी इज कॉल्ड एटमोलिसिस, ठीक है। तो जनरली हम इसका एप्लीकेशन एटमोलिसिस में भी करते हैं, एटमोलिसिस में भी करते हैं, यानी कि दो गैसेस का मिक्सचर है और दोनों गैस को आपको क्या करना है, यहाँ पे सेपरेट करना है। तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू गैसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ड्यू टू डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज इज कॉल्ड एटमोलिसिस, ठीक है। यानी कि डेंसिटी में डिफरेंस के कारण दोनों गैसेस को क्या करना, सेपरेट करना, अलग करना ही क्या कहलाता है, एटमोलिसिस कहलाता है, ठीक है। और इसके लिए जनरली अगर देखा जाए तो इट हैज बीन अप्लाइड विद सक्सेस फॉर द सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स एंड अदर गैसियस मिक्सचर, यानी कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो आइसोटोप और गैसियस मिक्सचर को अलग करने के लिए जनरली यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नए टॉपिक के साथ हम नए लेक्चर में मिलेंगे। इसी के साथ साथ इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।